हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब अगले लेक्चर पर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स का। पिछले लेक्चर में हम लोग एक पॉइंट देखे थे आई और वी कर्व का, जब इंटेंसिटी चेंज कर रहा था, वेवलेंथ कांस्टेंट था इस इंसिडेंट फोटोन का। अब सेकंड केस में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है का मतलब इंटेंसिटी को आप फिक्स कर दीजिए। सपोज करो इंटेंसिटी का वैल्यू है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर और इसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो एक फोटोन का एनर्जी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और वर्क फंक्शन इसका इस मेटल का है सपोज 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के ई मैक्स का वैल्यू, के ई मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 2.48 माइनस 0.48 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 ये 2 वोल्ट हो जाएगा। मतलब नेगेटिव पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट आप रखते हैं तो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने से जस्ट पहले रुक जाएगा और जब रुक जाएगा तो ये सर्किट पूरा नहीं होगा, करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम लोग क्या करें कि इसके वेवलेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। सपोज करो फर्स्ट केस में वेवलेंथ इतना है, सेकंड केस में वेवलेंथ λ2 का वैल्यू कर देते हैं 2500 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे ही वेवलेंथ को आप आधा कर दिए तो एनर्जी फोटोन का फर्स्ट केस में E1 था 2.48, सेकेंड केस में एनर्जी E2 कितना हो जाएगा, इससे डबल हो जाएगा। वेवलेंथ आधा करने से एनर्जी क्या होगा, डबल। तो ये हो जाएगा 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेटल का तो कांस्टेंट होता है। तो अब अगर तुमसे पूछें कि काइनेटिक एनर्जी अब कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इन सेकेंड केस, ये है इन फर्स्ट केस। तो 4.96 में से 0.48 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs2 कितना हो जाएगा 4.48 वोल्ट। मतलब अगर नेगेटिव पोटेंशियल 4.48 रखते हैं, मतलब पोलैरिटी ऐसे रखते हैं जैसे अभी रखे हैं, और ये वोल्टेज अगर 4.48 रखते हैं तो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका एनर्जी कहाँ से कहाँ तक चेंज करेगा, 0 से लेकर के 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज करेगा। और मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, 4.48 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना हो गया। तो अगर हम वेवलेंथ को चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज कर जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके बारे में ज़रा समझिए। सपोज करो ये लाइट इस पर जो इंसिडेंट कर रहा है उसका इंटेंसिटी आई है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए है, तो कितना एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट करेगा इस पर, यहाँ लिख रहे हैं एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड। इसका इंटेंसिटी आई है और इसका एरिया ए है और दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा है। ये जो एरिया है उसका डायरेक्शन इधर होगा और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो एरिया का कंपोनेंट इधर लेंगे तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो एंगल सपोज करो थीटा है तो आई ए कॉस थीटा, ये हो गया एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड। एक फोटोन का एनर्जी अगर हम ई माने तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये कितना होगा आई ए कॉस थीटा बाई एक फोटोन का एनर्जी ई, ये होगा आई ए कॉस थीटा बाई HC अपॉन लेम्डा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। और अगर हम इफिशियंसी से गुना कर दें, अभी इफिशियंसी सपोज करो n है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड
ये कितना बाहर निकलेगा, तो होगा आई ए कॉस थीटा लेमडा बाई एच सी इंटू एन। ये एन है इफिशियंसी। इफिशियंसी इस केस में 10% लिए हैं, किसी केस में 20% होगा, किसी केस में 30% होगा, वो आपको दिया रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जब आप निकाल लिए तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो जब सब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए तो मैक्सिमम करंट होगा, और अगर कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे तो करंट का वैल्यू कम होगा। अगर पूछें कि अभी करंट कितना होगा आई, तो आप कहोगे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है, तो इसको अगर ई से गुना कर दें तो ये होगा चार्ज पर सेकेंड, तो चार्ज पर सेकेंड को ही करंट कहते हैं। तो ये होगा आई ए, इसको हम लोग रेड से लिख देते हैं, करंट हो जाएगा आई ए कॉस थीटा लेमडा एन ई बाई एच सी, ये करंट हो गया। ये क्या हो गया, करंट हो गया। और ये करंट कितना हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया, ये मैक्सिमम करंट। तो इसको क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है सब यहां पहुंच रहा है, तो इसका मतलब वो करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम करंट होगा, इसको सैचुरेशन करंट कहेंगे। तो सैचुरेशन करंट किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, आई पर, लेमडा पर और एन पर। एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ये थीटा गिवन है, कितने एंगल पर इंसिडेंट कर रहा है वो गिवन है, ई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसका एरिया भी गिवन है। अगर हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि ग्राफ बना रहे हैं आई एंड वी के बीच में, ये करंट इसमें और पोटेंशियल डिफरेंस वी के बीच में, कब, जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है। अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दें, ये तो कांस्टेंट है ही, ये कांस्टेंट है ही, तो सैचुरेशन करंट आई एस किस पर डिपेंड करेगा, लेमडा पर। सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड करेगा, लेमडा पर। लेकिन सैचुरेशन करंट डिपेंड करेगा लेमडा इंटू एन पर, एन है इफिशियंसी और लेमडा है वेवलेंथ। अब सवाल ये उठता है कि हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखे हैं और वेवलेंथ को अगर आधा कर दिए, वेवलेंथ को आधा कर दिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू चेंज कर जाएगा। अब क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये तो मतलब नेगेटिव वैल्यू है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो माइनस में होता है, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। एक और ग्राफ हम यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं, यह है VS2। इस एग्जाम्पल में VS1 का वैल्यू है 2 वोल्ट, और चूंकि माइनस में इसलिए -2 वोल्ट, और VS2 का वैल्यू इस एग्जाम्पल में है -4.48 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल के चेंज करने से, काइनेटिक एनर्जी के वेवलेंथ के डिक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज कर गया, लेकिन सैचुरेशन करंट चेंज नहीं किया है। तुम कहोगे कि सर ठीक है, इंटेंसिटी को आप कांस्टेंट कर दिए तो सैचुरेशन करंट तो वेवलेंथ पर डिपेंड करता ही है। हम बोले नहीं, इसमें अब थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है, अगर तुम ऐसे इमेजिन करो कि भाई अगर हम इसके वेवलेंथ को डिक्रीज किए हैं, वेवलेंथ को यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किए हैं, तो एक फोटोन का एनर्जी तो इंक्रीज कर गया। एक फोटोन का एनर्जी जब इंक्रीज कर गया है और इस पर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है, एक फोटोन का एनर्जी इंक्रीज कर गया है, तो जब फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा, जब फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का इफिशियंसी भी ज़्यादा होगा, उस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का इफिशियंसी भी ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज करो कि हमारे क्लासरूम में अभी सपोज 50 बच्चा बैठा है और वो सब बच्चा जो है वो बिलो एवरेज है, वो सब बच्चा क्या है, बिलो एवरेज है, मतलब उस सब बच्चे का इफ़िशियंसी कम है, और हम क्वेश्चन को उसको सॉल्व करके दिखाए कोई एक क्वेश्चन को, तो वो सब बच्चा में से कुछ बच्चा उस क्वेश्चन को सपोज समझ लिया, 50 में से 10 बच्चा उस क्वेश्चन को समझ लिया,
बाकी 40 बच्चा नहीं समझा। लेकिन अगर कोई दूसरा बैच है, इनकाउंटर बैच, जिसमें कि 50 बच्चा ही बैठा है, जिसका इफ़िशियंसी ज़्यादा है, उसका कैचिंग पावर ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाए, तो उसमें से हो सकता है कि 50 में से 40 बच्चा समझ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हम तो वही क्वेश्चन बताए वहाँ पर भी, लेकिन चूंकि उसका कैचिंग पावर ज़्यादा था, इसलिए वो ज़्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ लिया। वैसे ही अगर यहाँ पर 100 फोटोन पढ़ रहा था, जिसका एनर्जी था 2.48, तो यहाँ से 10% इलेक्ट्रॉन निकला। अगर 100 फोटोन ही इस पर पड़े, लेकिन प्रत्येक का एनर्जी अगर इतना है, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, उसके बाहर निकलने का चांस बढ़ जाएगा। अरे भाई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर को 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं, तब उसके एनर्जी का निकलने का चांस, और 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं, तब उसके निकलने का चांस ज़्यादा किसका होगा? जब आप ज़्यादा एनर्जी देंगे, फोटोन का एनर्जी जब ज़्यादा होगा, तो उसके निकलने का चांस ज़्यादा होगा। तो निकलने का चांस ज़्यादा होगा का मतलब इफिशियंसी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे वेवलेंथ आप कम करते हैं, वैसे वैसे इफिशियंसी बढ़ जाता है। जैसे जैसे वेवलेंथ आप कम करते हैं, वैसे वैसे इफिशियंसी क्या होता है? बढ़ जाता है। ये बात तो समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार समझ लो। जैसे सपोज करो कि 10 लोग जो है अपने घर में पढ़ाई कर रहा है, और सब लोगों को हम 100-100 रुपया दिए और कहे कि जाओ पढ़ाई करना छोड़ो, जाओ पिक्चर देख करके आओ। तो हो सकता है कि 10 में से जो है 2 लोग पिक्चर देखने चला गया। लेकिन दूसरे सिचुएशन में अगर वही 10 लोग हैं और सबको हम 1-1 हज़ार रुपया दें और कहें कि पढ़ाई छोड़ो, जाओ पिक्चर देख करके आओ, तो वहाँ से उठ करके पिक्चर देखने जाने का संख्या बढ़ जाएगा। पहले 2 ही था, अब हो सकता है 4 हो जाए। और अगर उसी 10 को हम 1-1 लाख रुपया दें, कहें कि छोड़ो यहाँ से, हटो, जाओ पिक्चर देख करके आओ, तो हो सकता है कि सब का सब वहाँ से उठे और पिक्चर देखने चला जाए। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे हम एनर्जी को बढ़ाएंगे तो वहाँ से हटने का चांस बढ़ जाएगा। जैसे ही हम फोटोन के एनर्जी को बढ़ाएंगे, वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन के निकलने का चांस बढ़ जाएगा। तो चांस अगर बढ़ जाता है का मतलब इफिशियंसी जो है, इसका इफिशियंसी बढ़ जाएगा, इसका इफिशियंसी बढ़ जाएगा। तो हम एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे? वेवलेंथ को कम करने से। और जब वेवलेंथ को कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इफिशियंसी जो है, ये इफिशियंसी उसका वेवलेंथ को अगर हम कम करेंगे, इसके वेवलेंथ को कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा, तो इफिशियंसी बढ़ जाएगा। तो वेवलेंथ के कम करने से इफिशियंसी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहेगा। इंटेंसिटी अगर हम I को कांस्टेंट रखे हैं तो सैचुरेशन करंट दोनों केस में सेम ही है, वो चेंज नहीं किया। तो ये बात हम लोगों को डिस्कस करना था कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहेगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। अगर वेवलेंथ का वैल्यू कम किए हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, इस एक्सप्लेनेशन को भी लिख लीजिए। अब इसके नीचे अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन हम पूछें कि एक एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि इफ़िशियंसी कांस्टेंट है, अगर हम ऐसा लिख दें इफ़िशियंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, अब वेवलेंथ को अगर हम कम करें तो सैचुरेशन करंट क्या होगा? तब कहोगे वेवलेंथ के कम करने से सैचुरेशन करंट कम होगा, वेवलेंथ के बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वेवलेंथ इनटू इफिशियंसी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, क्योंकि एक अगर घटेगा तो दूसरा का वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, ऐसा हम लोग कहेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट आप इसको लिखिए।
तो हम लोग अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट में हम ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। इस एक्सिस पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और इधर लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इसी केस से फिर से समझते हैं कि इस लाइट का इंटेंसिटी है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। अगर इस पर इसका इंटेंसिटी 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट कर रहा है सपोज 1000। इफिशियंसी अगर 10% है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेगा। 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ से निकलेगा। अब जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, क्या सबके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है? भाई अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन अगर इसका इतना है, एनर्जी 2.4 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है उसमें से 100 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसमें से हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 0 हो सकता है कि 2 4 10 के पास एनर्जी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कुछ के पास 0.2 हो, कुछ के पास 0.3 हो। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसमें एनर्जी 0 से लेकर के 2 तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी जितने इलेक्ट्रॉन के पास 0 है उसका कुछ नंबर है, सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा दें, काइनेटिक एनर्जी जो है ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका नंबर ज़्यादा है, 0.6 है तो उसका नंबर ज़्यादा है। एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर मैक्सिमम होगा। ये नंबर मैक्सिमम है, मतलब इस सब 100 इलेक्ट्रॉन में, इस सब 100 इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी 0 और के मैक्स के बीच में कोई पॉइंट है। एग्जैक्टली बीच में हो जाए ऐसा नहीं है, 0 और के मैक्स के बीच में तो 1 होगा। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के पास ऐसा नहीं है, अलग अलग केस में अलग अलग होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा और के मैक्स से कम होगा। ऐसा बहुत कम इलेक्ट्रॉन होगा जिसका काइनेटिक एनर्जी के मैक्स के बराबर होगा। अभी के मैक्स का वैल्यू कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 0 है। इसका मतलब यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर इलेक्ट्रॉन होगा जिसका काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि इस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट कर रहा है, फोटोन इंसिडेंट कर रहा है 1000, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इस सब 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसको के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो बहुत कम है। जैसे हम किसी क्लास में, सपोज करो एक क्लास है जिसमें कि स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, और उसमें हम 10 क्वेश्चन बताए, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको कि एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, कुछ स्टूडेंट होगा जिसको कि एक समझ आया हो, कुछ स्टूडेंट होगा जिसको कि 5 समझ आया हो, कुछ स्टूडेंट होगा जिसको कि सब समझ आया हो। तो 10 में से 10 क्वेश्चन समझ जाने वाला स्टूडेंट बहुत कम होगा, रेयरेस्ट होगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ये कह रहा है 10 में से 10 समझ जाए, मतलब जितना यहाँ पर जो मैक्सिमम के मैक्स वाला, के मैक्स का मतलब सबसे एनर्जेटिक, तो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है और उसका नंबर बहुत कम है। कितना है? थ्योरेटिकली उसका नंबर 0 है। लेकिन 5 क्वेश्चन समझने वाला या 4 क्वेश्चन समझने वाला का नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसी तरह से एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी का नंबर सबसे ज़्यादा है। तो इस ग्राफ से हम ये शो करके आपको दिखा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका एनर्जी 0 से के मैक्स तक चेंज करेगा और के मैक्स वाले का इंटेंसिटी बहुत कम होगा, रेयरेस्ट होगा। आउट ऑफ 10⁻⁶ फोटोन एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास एनर्जी के मैक्स होगा।
एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास एनर्जी के मैक्स होगा। ये ग्राफ आप ड्रॉ करिए। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है, हम ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहे हैं फोटो करंट एंड इंटेंसिटी के बीच में। फोटो करंट का मतलब तो आप समझ रहे हैं, ये फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में। इंटेंसिटी का वैल्यू अगर 100 है का मतलब 100 फोटोन पर सेकंड पड़ रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा है। तो इंटेंसिटी अगर हम डबल कर दें, इंटेंसिटी अगर डबल कर दें तो फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि इंटेंसिटी डबल करने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन पहले 1000 पड़ रहा था, अब नंबर ऑफ फोटोन कितना पड़ेगा, 2000 पड़ेगा। तो 1000 में 100 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, उसी के प्रोपोर्शन में 2000 में 200 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्योंकि इफिशियंसी जो है वो इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, इफिशियंसी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। इफिशियंसी किस पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पर। तो वेवलेंथ तो हम चेंज किए नहीं है, वेवलेंथ कांस्टेंट है तो इफिशियंसी भी कांस्टेंट होगा। यानी करंट जो है, फोटो करंट, ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा और प्रोपोर्शनलिटी के लिए ये स्लोप होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये tan थीटा कितने के बराबर, tan थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा लेमडा NE बाई HC। ये फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ है। फोटो करंट का मतलब ये सैचुरेशन करंट, IS लिख देते हैं इसको। सैचुरेशन फोटो करंट का मतलब मैक्सिमम करंट जो है। तो मैक्सिमम करंट जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इसका ग्राफ ये है। तो ये बात तो पहले भी समझा दिए कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेवलेंथ और n जो है वो कांस्टेंट है। अगला ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये जो लाइट है, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएंगे तो फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, और वेवलेंथ को घटाएंगे तो फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या ग्राफ होगा, आप देखो। हम लोग, एक फोटोन का एनर्जी होता है h न्यू, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस ke मैक्स। इसको लिखेंगे 5 प्लस ke मैक्स को लिखेंगे E इंटू वी एस। के मैक्स होता है ई वी एस के बराबर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को वाई एक्सिस पर रखे हैं, तो इसको लिख सकते हैं एच न्यू -5, इसको इधर ले आए, डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू वी एस। दिस वी एस इज इक्वल टू, ये 5 को इस तरफ ले आए तो एच न्यू -5 और ई से डिवाइड कर दिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ऐसा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एंगल थीटा है। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा, तो आप कहोगे सर tan थीटा स्लोप होता है, स्लोप का वैल्यू कितना होगा, h बाई ई, और y इंटरसेप्ट ये होगा -5/e। इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो y एक्सिस को -5/e पर कट करेगा, -5/1/e ऐसे लिख देते हैं। यह है फॉर मेटल 1। ये जो कैथोड है, ये कैथोड सपोज करो सीजियम का है, तो सीजियम का फाई अलग होता है, प्लैटिनम का फाई अलग होता है। तो ये अगर मेटल 1 सपोज सीजियम है तो उसका ग्राफ ऐसा हुआ। अगर कोई दूसरा मेटल यूज करें तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। ये स्ट्रेट लाइन है। अगर कोई तीसरा मेटल यूज करे तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा। यह है मेटल 2, यह है मेटल 3। मेटल के चेंज करने से, इस कैथोड के चेंज करने से फाई का वैल्यू चेंज करेगा, एच और ई का वैल्यू चेंज नहीं करेगा।
तो जैसे जैसे मेटल चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू हो गया सपोज -φ2/e, ये हो गया सपोज -φ3/e, लेकिन h/e तो सबके लिए सेम ही रहेगा, ये एंगल सबके लिए सेम रहेगा। जैसे जैसे मेटल का वर्क फंक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे मेटल का वर्क फंक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वाई इंटरसेप्ट चेंज करेगा। तो अलग अलग 3 मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाए। तो ये पांचवा पॉइंट है। एक क्वेश्चन हम लोग आसान सा कर लेते हैं। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी 100 वाट पर मीटर स्क्वायर स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलरली ऑन कैथोड, मतलब लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली ऐसे स्ट्राइक कर रहा है इस डायरेक्शन में। एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कैथोड का एरिया दिया हुआ है। हैविंग वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ इफिशियंसी इज 10% एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट 1000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड सैचुरेशन करंट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे ही तुमको पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो केवल एक ही बात पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है EVS = KE मैक्स, ये फॉर्मूला है। KE मैक्स कितना होगा तो आप निकाल लीजिए कि एक फोटोन का एनर्जी hc/λ कितना है। ये होता है 12,400 बाई वेवलेंथ 1000, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। KE मैक्स कितना होगा, ये फॉर्मूला है ना, hc/λ -φ = KE मैक्स। तो ये हो गया 12.4 माइनस वर्क फंक्शन दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 का मतलब 11.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये KE मैक्स हो गया। KE मैक्स को यहाँ रख दो, EVS = 11.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, स्टॉपिंग पोटेंशियल 11.4 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल लेमडा पर डिपेंड करेगा। दूसरा है सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट निकालने के लिए, अब ये फॉर्मूला रटना नहीं है, बात को आपको समझना है। ऐसा क्वेश्चन पहले आप कई कर चुके हैं कि अगर भाई पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी मेटल पर पड़ता है तो कितना एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है, कि का स्टेप लिखो, एनर्जी पर सेकेंड कितना होगा, I × A। चूँकि एंगल थीटा जो है वो 0 है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितना होगा, I × A/E। ये है एक फोटोन का एनर्जी, तो ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड हो गया। इसको अगर इफिशियंसी से गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटिंग पर सेकेंड, ये कितना होगा, तो लिखोगे IA/E × इफिशियंसी। इफिशियंसी 10% है तो इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, तो सैचुरेशन करंट कितना होगा, सबका सब इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पर पहुंच लेगा तो सैचुरेशन करंट होगा। तो IS कितना हो जाएगा सैचुरेशन करंट, IA/E × N × E, ये सैचुरेशन करंट हो गया। अब E को आप hc/λ यहाँ रख दिए थे, वही चीज़ रखे थे, यहाँ cos थीटा का वैल्यू 1 हो गया। अब इसका आप कैलकुलेशन करिए। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। I इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी तो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया है, SI सिस्टम में दिया है। एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 × 10⁻⁴। इफिशियंसी 10% का मतलब 10/100 0.1। इसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो 1 फोटोन का एनर्जी आप निकाले हैं 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करो। ये सब SI में लिखे हैं तो इसको भी SI में लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इसको आप गुना कर दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 1.6 × 10⁻⁴ एम्पियर या 0.16 मिली एम्पियर, ये सैचुरेशन करंट होगा।
तो ये लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें, जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो कि 12th में पूछा जाएगा। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्यों फेलियर हुआ। लाइट को हम लोग वेव मान करके और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये सब प्रूफ कर देते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको क्यों वैसे एक्सप्लेन नहीं किए, क्यों दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किए। लाइट को हम लोग पार्टिकल मान लिए, ऐसा क्यों। तो ये क्वेश्चन 12th में पूछा जाता है। ये एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसको अभी हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है ये तो वेव में हम लोग पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो इस वाले पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं, लेकिन ये हम हेडिंग लिखवा देते हैं, ये 12th बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग तब एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट कुछ ऐसा टर्म होगा जो कि अभी समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उस टर्म को समझ लेंगे। पहला प्रॉब्लम क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, ये सपोज करो एक मेटल है और इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है जिसका इंटेंसिटी आई है और फ्रीक्वेंसी न्यू है। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये कहता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इंसिडेंट कर रहा है तो कोई भी लाइट बीम जो है उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर है तो इसको हम लोग वेव फ्रंट कहेंगे। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का मतलब कि एक ऐसा सरफेस जिस पर कि जितना भी पॉइंट हो वो सब सेम फेज में ऑसिलेट करे। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर है तो वेव फ्रंट जो होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट जब इस पर स्ट्राइक करता है तो वेव फ्रंट का जितना भी पार्ट है, ये जो भी पोर्शन है वो सब में एनर्जी होता है। और एनर्जी का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, एनर्जी या इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। ये जो वेव है, लाइट वेव है, उसका इक्वेशन लिखते हैं E = E0 sin ωt माइनस kx प्लस फाई। जैसे हम लोग साउंड वेव का इक्वेशन लिखते हैं, मैकेनिकल वेव का इक्वेशन लिखते हैं ना, y = A sin ωt माइनस kx प्लस फाई। यहाँ पर y क्या होता था, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, a क्या होता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको वेव नंबर कहते हैं, इसको इनिशियल फेज कहते हैं, इसको फेज कहते हैं। तो वैसे ही लाइट का इक्वेशन, लाइट वेव है और उसका इक्वेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है। तो लाइट अगर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। और हम लोग लाइट का इक्वेशन जब लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखते हैं। तो ये लाइट का इक्वेशन है, वेव इक्वेशन, जिसमें E0 एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट का प्रत्येक पार्ट जो है उसमें एनर्जी होगा। और जब कोई लाइट किसी मेटल पर पड़ेगा तो ये वेव फ्रंट इस मेटल पर पड़ेगा। अगर सपोज करो इसका इंटेंसिटी कम है, मतलब फेंट लाइट है, इंटेंसिटी कम का मतलब लाइट जो है वो फेंट है और ये लाइट इस पर पड़ रहा है, तो जब ये लाइट इस पर पड़ेगा तो शुरू में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होगा, भाई लाइट कॉन्टिन्यूसली इस पर पड़ रहा है तो वेव फ्रंट तो कंटिन्यूसली इस पर पड़ रहा है, तो वेव फ्रंट का कोई भी एक पोर्शन अगर यहाँ पर पड़ता है और यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो धीरे धीरे टाइम ऐसा आएगा कि बहुत देर के बाद वो इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी हो जाए कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए।
वेव थ्योरी ऑफ लाइट तो ये कहता है कि वेव फ्रंट में एनर्जी होता है और वेव फ्रंट किसी मेटल पर पड़ेगा तो एनर्जी किसी मेटल पर पड़ रहा है, और एनर्जी जब मेटल पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेगा तो वहाँ से बाहर निकल जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि बाहर निकलने के लिए अगर उसको कुछ एनर्जी चाहिए मिनिमम, तो भाई तुरंत बाहर नहीं निकले, वो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद बाहर निकले। किसी मेटल पर अगर कोई फेंट लाइट इंसिडेंट हो तो 3-4 घंटे के बाद वहाँ से एनर्जी बाहर निकले, जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाए उसके बाद। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है तो कितना भी लाइट इस पर पड़े, चाहे इसका इंटेंसिटी आप बढ़ा दीजिए, शुरू में इंटेंसिटी फेंट लाइट था, उसका इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर दें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स कर दें। जैसे एक बल्ब है और उस बल्ब का वॉटेज अगर आप बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन वेवलेंथ नहीं बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगा। अगर एक बल्ब है जिससे कि रेड लाइट निकल रहा है जिसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका 5000 एंगस्ट्रॉम में रहेगा, उसका वॉटेज अगर बढ़ा दो तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से, जैसे जैसे इंटेंसिटी इसका हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से लाइट बाहर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ेगा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट तो इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गया ना, कि वेव फ्रंट में एनर्जी होता है और एनर्जी मेटल पर पड़ेगा तो कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम का मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी है तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको आप लैंग्वेज में लिखिए। तो इस वाले बात को आप लिखवा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, photoelectric effect should occur for any frequency of light. Photoelectric effect should occur for any frequency of light, provided that the light is intense enough to supply energy needed to eject photoelectron. अगर इस लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इंटेंसिटी के ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तभी लाइट बाहर निकलेगा। हाँ, तो इसका अगला लाइन है, हाउएवर ऑब्जर्वेशन शोज दैट photoelectric effect does not occur if frequency of falling radiation is less than थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये पहला है। दूसरा है टाइम डिले प्रॉब्लम। टाइम डिले प्रॉब्लम का मतलब, अगर इंटेंसिटी कम है, दूसरा केस हम ले रहे हैं, अगर इंटेंसिटी कम है और बहुत देर तक हम लाइट में एक्सपोज कर दें मेटल को, तो भी ये इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को, एक पर्टिकुलर एनर्जी अचीव कर ले और वहाँ से बाहर निकल जाए। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए सपोज करो इस मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इस पर लाइट जो पड़ रहा है उसका इंटेंसिटी बहुत कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो आ रहा है बहुत कम है। सपोज करो इसके पास एनर्जी आ रहा है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 0.1 आया, अगले सेकेंड में फिर 0.1 होगा, फिर 0.1 होगा, फिर 0.1 होगा। जैसे जैसे टाइम पास होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसके पास एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा और तभी इसको बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है तो जैसे ही लाइट पड़ा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो कितना देर भी लाइट को आप छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। जब इस पर लाइट इंसिडेंट हुआ तो 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इतना सेकेंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा।
और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कितना भी देर तक इसको छोड़ दो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब टाइम डिले प्रॉब्लम, फोटो मीन्स वेव थ्योरी जो है वो क्या कहता है, इस बात को लिख लीजिए ज़रा। टाइम डिले प्रॉब्लम में इन क्लासिकल थ्योरी द लाइट एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट है इस पर लाइट एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो व्हेन लाइट फॉल ऑन मेटल द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट विल नॉट इंटायरली गो टू पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन मेटल। तो जब लाइट किसी पर पड़ेगा तो एक पूरा लाइट एक ही इलेक्ट्रॉन को नहीं जाएगा, बट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अदर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। So the electron will take some time to accumulate enough energy to escape from metal. Electron will take some time to accumulate enough energy to escape from metal. Hence there should be possibility that electron will come out from metal if frequency is less than threshold frequency. But it does not happen. ऐसा नहीं होता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी है और बहुत देर तक लाइट को छोड़ दिए तो यहाँ से बाहर निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं टाइम डिले प्रॉब्लम। तो ये दोनों बात आप लिख दीजिए। तो ये सीपीपी का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसको सॉल्व करना है। और ये 3 क्वेश्चन है 3, 4 और 5, इसको भी सॉल्व करना है। ये 5 क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है जो कि आपको अगले क्लास में सॉल्व करके दिखाना है। इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।